हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड आपको ही पता है वी हैव एंटर्ड इनटू द न्यू ईयर 2022 एंड आप लोगों ने रिजोल्यूशन जरूर लिया होगा, आपने टारगेट सेट किए होंगे और उसे अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत में जुटे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम 5 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड जो हम डाटा एंड कोट वाला डिस्कशन करते हैं वो हम अब टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिया करेंगे। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा बिकॉज वहाँ से आप फैक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी फैक्ट्स की, आंसर राइटिंग में, कोट्स की, तो वहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हो और यहाँ पर थोड़ा सा समय का बचत भी होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। द लिंक is given in the description box and you can check it out. So friends, let's move to the first article. India appeals against WTO dispute panel ruling on sugar export subsidy. तो बेसिकली हुआ ये कि कुछ जो देश हैं जैसे ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, गुटेमाला है, इन सबों ने कंप्लेन की थी WTO में कि भाई साहब जो इंडिया है वो अंधाधुंध सब्सिडी दे रहा है शुगर प्रोडक्ट्स में एंड जिसके कारण जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किए गए हैं उसका एक प्रकार से वायलेशन है। एंड उसके बाद WTO का जो ऑर्डर आया है कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट ही आया है। तो हम देखेंगे कि क्या ये डिस्प्यूट है। एंड सबसे पहली बात तो हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये देख सकते हो पहला सिलेबस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम्स, स्ट्रक्चर एंड देयर मैंडेट। WTO से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, आपको ही पता है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कुछ बेसिक इश्यू के बारे में। आपने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सुना होगा। क्या है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर? बेसिकली जो WTO मेंबर्स होते हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं, उसका नाम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसके तहत बेसिकली स्पेसिफिक कमिटमेंट किया जाता है कि जो हम सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को, चाहे वो डोमेस्टिक सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट सब्सिडीज है, मार्केट एसेस प्रेफरेंसेस है, उन सब को रिड्यूस किया जाएगा। एंड भारत आपको ही पता है सब्सिडी देता है, एक्सपोर्ट सब्सिडी देता है अपने फार्मर्स को। लेकिन एक बात ये भी है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत कि जो सपोर्ट दिए जाएंगे एक सर्टेन लेवल तक ही होगा, उससे बियॉन्ड अगर सब्सिडी दी जाएगी तो WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का वायलेशन होगा। तो बात यहीं पर आई। ये जो आपके देश है जिन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने यही कहा कि जो सब्सिडीज दी जा रही हैं ये सब डी मिनिमस लेवल से ऊपर है, यानी कि जितनी जो सेट की गई थी सब्सिडी का मैक्सिमम लिमिट उससे ज़्यादा दिया जा रहा है भारत के द्वारा, विच इज इनकंसिस्टेंट विथ इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो होप आपको बेसिक पॉइंट क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर सबसे पहली हम बात डिस्कस कर लेते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की। तो देख सकते हो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर स्पेसिफिक कमिटमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो देश हैं, जो मेंबर नेशंस है, वो एक प्रकार से स्पेसिफिक कमिटमेंट करते हैं कि जो हम सपोर्ट दे रहे हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट का हो या एक्सपोर्ट सब्सिडी या मार्केट एसेसिबिलिटी टू द फार्मर, उसको कम किया जाएगा। एंड कैसे डोमेस्टिक सपोर्ट भारत प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया ये जो आपका शुगर केन के लिए FRP दिया जाता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस, या फिर स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस यानी कि एक प्रकार से स्टेट भी जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना। सेंटर तो प्रोवाइड करती है जैसे FRP हो गया, उसी प्रकार से स्टेट भी अपने अपने जो प्राइसेस है वो डिक्लेयर करती हैं कि इससे नीचे नहीं बेचा जाएगा इनके प्रोडक्ट को। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। एंड MSP भी ले लो, एज वेल एज जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है वो भी ले लो। तो यहाँ पर आप ये बात समझने का कोशिश करो, ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो साफ साफ कहता है कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट है ना, डोमेस्टिक सपोर्ट वो डी मिनिमस लेवल से ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना। तो डी मिनिमस लेवल सेट की गई है कितना? तो डी मिनिमस लेवल सेट की गई है कि जो भी प्रोड्यूस हो रही है, लेट्स से शुगर के प्रोड्यूस हो रही है 100 करोड़ की, तो 5%
से ज़्यादा सब्सिडी या फिर डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाएगी डेवलप कंट्रीज के द्वारा। और वही जब डेवलपिंग कंट्रीज की बात होगी तो 10% से ज़्यादा समर्थन नहीं होगा। यानी कि 100 करोड़ की बात करें तो डेवलप कंट्रीज को कितना अलाउ है डोमेस्टिक सपोर्ट प्रदान करना? लगभग 5 करोड़। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको कितना अलाउ है? 10%। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप है, आपको पता होगा तो आप ठीक बात है देख सकते हो। ये जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं। यानी कि आप ब्राज़ील या फिर अमेरिका कोई भी ले लो, ठीक है। हम लोग अगर 100 करोड़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वो डायरेक्ट 1000 करोड़ का प्रोडक्शन करते होंगे, है ना। अब यहाँ पर हमको 10% सब्सिडी दी जा रही है, तो यहाँ पर तो हम ओनली 10 करोड़ रुपये ही सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं एट मैक्स। लेकिन आप समझो ये 5% भी लेके कितना हो गया आपका? 50 करोड़। तो ये एक ट्रैप है, इसको समझने की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आई होगी। तो वही बात हुई, ये जो आपका ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला ये सब देश जिन्होंने कंप्लेन किया था, तो WTO के जो पैनल है उन्होंने साफ साफ कहा कि जो सपोर्ट मेजर्स प्रोवाइड की जा रही है इंडिया के द्वारा वो इनकंसिस्टेंट है विद ऑब्लिगेशंस अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एंड बेसिकली इशू क्या रही थी, तो ये जो देश है जिसके बारे में हमने बात किया, इन्होंने कंप्लेन किया था कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है इंडिया के द्वारा टू द शुगर कैन प्रोड्यूसर, ये एक्सेस ऑफ लिमिट है जो WTO के द्वारा अलाउ की जाती है अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एंड इतना ही नहीं, एक और बात कही गई थी कि इंडिया प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है शुगर मिल्स को। यानी कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं देना है विच इज प्रोहिबिटेड, वहां पर भी एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जा रही है। तो दो इश्यू के आधार पर भारत को घेरने का प्रयास किया गया था। और इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद, आपको ही पता है, ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है आपको। और इंडिया ने चैलेंज किया है इसी जजमेंट को। तो एक तो WTO पैनल ने दिया, अब उसके ऊपर कौन सा है? उसके ऊपर है आपका एपिलिएट बॉडी। तो WTO की एपिलिएट बॉडी में भारत ने WTO रूलिंग को चैलेंज किया है। और आपको पता होना चाहिए कि WTO एपिलिएट बॉडी जो है वो फाइनल अथॉरिटी ऑफ सच ट्रेड डिस्प्यूट। तो ये आपका आर्टिकल 1 डिस्कस हुआ। प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू WTO। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि WTO का जो एपिलिएट बॉडी है फाइनल अथॉरिटी है ऑन सच डिस्प्यूट्स, अगर कोई ट्रेड के अलोंग होता है तो। और ये तीसरा डी मिनिमस लेवल याद रखना है। डी मिनिमस लेवल समटाइम्स सीन इन न्यूज एसोसिएटेड टू एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्या है ये? तो 5% एंड 10%, 5% फॉर डेवलपिंग, 5% फॉर डेवलप कंट्री एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्री एट मैक्स जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो अलाउ की जाएंगी। और फिर देख सकते हैं इंडिया की जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है इसमें क्या क्या आ जाती हैं? प्रोडक्शन असिस्टेंट स्कीम, बफर स्टॉक स्कीम, ये सब एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है। मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम एंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत बात करें एज वेल एज एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द WTO मेंबर्स वो प्रोहिबिटेड है बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, है ना। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स पर, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसकी लिस्ट होती है उस पर प्रोहिबिटेड है। क्योंकि ये बात कहा जाता है कि ये जो मार्केट की कॉम्पिटेंसीज है उसको डिस्टर्ब करती है ना। तो ये हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया। और WTO के बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर क्या है एंड इसके कुछ एग्रीमेंट है। 1996 में ये बेसिकली आपका WTO आया था। GATS आपने भी सुना होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, इसको रिप्लेस करके WTO निकल कर आया था। तो इसे डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल फ्रेंड्स। इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ UNSC रेजोल्यूशन टू रिन्यू मैंडेट ऑफ काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट। तो बेसिकली इशू यही है कि जो CTED है यानी कि काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट, इनके मैंडेट को रिन्यू करने की समय आ गई है और भारत ने फेवर में बेसिकली वोट किया है। तो क्या है इसके मैंडेट हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये जो आपका काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट है ये एक इम्पॉर्टेंट संस्था के रूप में निकल आती हैं, बिकॉज टेररिज्म का इश्यू आप देख सकते हो ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। ऐसे में
एक कोऑर्डिनेटेड वे में टेररिज्म को डील करना बहुत ही ज़रूरी है। और इंडिया बार बार टेररिज्म से रिलेटेड इशू यूएन में या फिर अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उठाता है, जो इंडिकेट करता है कि इंडिया इज डेडिकेटेड टू रेज द इशू ऑफ टेररिज्म एंड अल्टीमेटली फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये हमने डिस्कस किया। अब सिलेबस में भी आपका यही आ गया, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम्स एंड देयर मैंडेट। ठीक है, तो देख सकते हो इंडिया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको चेयर करने वाली है 2022 में। और इस दौरान भारत ने फेवर में वोट किया है टू ए रेजोल्यूशन, जिसके तहत CTED का जो मैंडेट है उसको रिन्यू किया जाएगा अंटिल दिसंबर 31, 2025। तो चूंकि भारत काउंटर टेररिज्म कमेटी को चेयर करेगा, तो भारत का प्रयास रहेगा एज ए CTC चेयर कि वो जो CTC का रोल है, यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी का जो रोल है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, इन्हेंस किया जाए, सो दैट टेररिज्म को काउंटर करने के लिए मल्टीलेटरल रेस्पॉन्स पर वर्क किया जाए। मल्टीलेटरल रेस्पॉन्स यानी कि विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा टू काउंटर द टेररिज्म। और इंडिया ये भी इंश्योर करेगा कि जो ग्लोबल रेस्पॉन्स है टू द थ्रेट ऑफ टेररिज्म वो अनएम्बिगुअस रहे, अनडिवाइडेड रहे, इफेक्टिव रहे, है ना। बिकॉज जब हम बात करते हैं टेररिज्म की तो बहुत सारे एक इश्यू तो ये निकल कर आती है, तो टेररिज्म जो है आपका डिफाइंड ही नहीं है ना। तो बहुत सारे जो देश है, फॉर एग्जांपल हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहते हैं, कोई दूसरा देश उसको अलाउ नहीं करता, कोई दूसरा देश उसका समर्थन करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अनएम्बिगुअसनेस, अनडिवाइडेड एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स होनी चाहिए टेररिज्म के खिलाफ, ये बात निकल कर आ रही है। ठीक है, एंड ये जो आपका CTED है यानी कि कमिटी काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट, ये UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1535 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 2004 में। और ये बेसिकली एक्सपर्ट बॉडी है टू सपोर्ट द CTC। CTC का मतलब हमने क्या बताया था आपको, काउंटर टेररिज्म कमेटी। एंड CTED के फंक्शंस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कंट्री टू कंट्री विजिट करते हैं, और इसको भेजने का काम कौन करता है, तो काउंटर टेररिज्म कमेटी के बिहाफ में ये जाते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं जाके, तो मेंबर स्टेट जो हैं उनको एसेस किया जाता है कि काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड एफर्ट में इन्होंने क्या काम किया है ना, कितनी तेजी से वहाँ काम चल रही है, प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, क्या कमियां रह गई, प्रायोरिटी एरियाज क्या है टेक्निकल असिस्टेंस के लिए टू डील विद द टेररिज्म। तो ये सब वेरियस फंक्शंस जो हैं आपका CTED करने का प्रयास करता है। एंड अगर हम बात करें CTC की, तो CTC भी एस्टेब्लिश हुआ था आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से ही, और उस रेजोल्यूशन का नाम आपको याद रखना है 1373 2001 में। और इसका बेसिक फीचर या फिर एम यही है कि जो मेजर्स हैं which is intended to enhance the legal and institutional ability to counter the terrorism activities, उसको स्ट्रेंथन किया जाए एट द होम, इन द रीजन्स, अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली दोनों ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे तो जो काउंटर टेररिज्म के लिए इनिशिएटिव है उसको स्ट्रेंथन करना ही है। ठीक है, और ये जो आपका CTC है ये इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर 9/11 टेरर अटैक, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। और इसके तहत जो UN मेंबर स्टेट्स की एबिलिटी है उसको मजबूत करने की टारगेट रखी गई, सो दैट टेररिस्ट एक्ट्स प्रिवेंट किया जा सके बोथ विद इन द बॉर्डर्स एंड अक्रॉस द रीजन। एंड यहाँ पर फिर आप देख सकते हो
इंडिया के अन्य क्या काउंटर टेररिज्म मेजर्स जो इंटरनेशनल लेवल पर लिए गए हैं। तो ये आप याद रखना, टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी आए तो नेशनल लेवल पर क्या एफर्ट है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या एफर्ट है। तो भारत की तरफ से ये आप देख सकते हो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम जो है इसकी शुरुआत की गई थी और ये एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है और ये याद रखना है ये यूएन फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं बना है, इट इज़ आउटसाइड द यूएन फ्रेमवर्क। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि मल्टीलेटरल कॉपरेशन यानी कि विभिन्न देशों के बीच कॉपरेशन स्टेब्लिश की जाए टू काउंटर टेररिज्म। नेक्स्ट इज योर काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स। तो ये जो आपका काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स है इसके तहत कोऑर्डिनेशन, कोहेरेंस काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के प्रति इस्टेब्लिश किया जाए, इन्हेंस किया जाए ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज योर यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। तो बेसिकली इसके तहत क्या है, तो ये एक यूनिक ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है, टूल है जिसके तहत नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल एफर्ट्स इन सब को मजबूत किया जाता है टू काउंटर द टेररिज्म। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट मेजर्स जो इंडिया की तरफ से लिए गए, इंडिया ने इसको एडजस्टमेंट में लाने का एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है टू डील विद द टेररिज्म। तो एक तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम है, दूसरा आपका काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स है, तीसरा आपका यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। तीसरा है आपका, देख सकते हो 8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा, ये सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। तो बेसिकली EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन बेसिकली दी गई थी। आपको ही पता है कौन से संवैधानिक संशोधन के बाद, आपको पता होना चाहिए। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की गई थी, तो उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, आपको ही पता है। लेकिन आपको ही पता है कि ये जो रिजर्वेशन दी जाती है एक तो इनकम के ग्राउंड पर दी जाती है। तो इनकम जो सेट रखी थी वो ये था कि अगर 8 लाख तक का इनकम है किसी हाउस होल्ड का एंड अगर वो EWS कैटेगरी में आ रहा है तो वो एलिजिबल होगा आपके रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए। तो बेसिकली इश्यू क्या थी, इश्यू हम देखेंगे क्या थी, लेकिन सबसे पहले सिलेबस की तरफ हम आते हैं। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेंटर स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, ये आ जाती है। साथ ही साथ आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिंक कर सकते हो, है ना, फीचर्स, अमेंडमेंट्स यहाँ से भी लिंक कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट में कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि जो रिकमेंडेशन दी गई थी, जो उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी बेसिकली, और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया तो उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एफिडेविट फाइल ही क्यों की गई थी, तो बेसिकली एक रिट पिटीशन डाला गया था जिसके तहत जो सेंटर का डिसीजन है कि EWS या फिर OBC रिजर्वेशन अलाउ किया जाए ऑल इंडिया कोटा फॉर NEET, उसको चैलेंज किया गया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये जो 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया रखा फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर द EWS, उसमें भी कुछ सवाल खड़े किए थे। तो बेस्ड ऑन द कंबाइंड इश्यूज जो सेंटर है उन्होंने एक कमिटी इस्टेब्लिश की थी सो दैट ये सब जो इश्यू चल रहे हैं इनको रिविजिट किया जाए एंड अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पर आया जाए कि क्या ये 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया रीजनेबल है या नहीं, या फिर इसमें कुछ बदलाव किए जाए। तो उस दौरान सेंटर ने जो NEET PG काउंसिलिंग प्रोसेस को होल्ड कर दिया था बिकॉज केस पेंडिंग था। तो केस पेंडिंग था तो फिर डिसीजन आगे तो नहीं कंटिन्यू किया जा सकता था, दैट्स वाई। तो अब क्या रिपोर्ट निकल कर आया है उस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कि 8 लाख जो इनकम क्राइटेरिया है वो रीजनेबल है फॉर द EWS कोटा। तो अगर हम बात करें बेसिक की, तो ये जो आपका EWS रिजर्वेशन है ये 2019 में लाया गया था और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। इसके तहत जॉब्स, एजुकेशन, इसमें रिजर्वेशन
देने की बात कही गई थी और इसमें याद रखना है कि क्या इंसर्ट किया गया था। तो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में क्लाउज 6 इंसर्ट किया गया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में क्लाउज 6 इंसर्ट किया गया था। एंड अन्य क्या की रिकमेंडेशन एक्सपर्ट कमिटी ने दिए हैं। तो पहली बात तो ये कि जो ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट है कि 8 लाख रुपीज़ होने चाहिए फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ EWS, तो इसको रखा जाए, है ना। यानी कि ये जो इनकम लिमिट सेट की गई है फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, इसको रखा जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर कोई व्यक्ति जो भले ही EWS एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता हो, लेकिन अगर उसके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो फिर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम EWS को रिजर्वेशन अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज योर रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया, उसको रिमूव किया जा सकता है, रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और आप देख सकते हो जो प्रेजेंट क्राइटेरिया है EWS कोटा को अवेल करने के लिए, तो पहली बात तो आपका जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम होना चाहिए वो बिलो 8 लाख रुपये होना चाहिए। और दूसरा, आप जो है एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम ऑक्युपाई रखो तो बेनिफिट मिलेगी। 5 एकड़ से ज़्यादा अगर होगा एग्रीकल्चर लैंड तो फिर वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो हाउस है वो 1000 स्क्वायर फीट से नीचे होना चाहिए, बिलो 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, एंड ऑन रेसिडेंशियल लैंड नॉट एक्सीडिंग, यानी कि अगर हमारा रेसिडेंशियल लैंड है तो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 100 यार्ड से ज़्यादा म्यूनिसिपल एरिया में, अगर हमारा वो रेसिडेंशियल लैंड है। और अगर नॉन म्यूनिसिपल एरिया में रेसिडेंशियल लैंड है तो 200 यार्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ अभी प्रेजेंट क्राइटेरिया चलती है फॉर गिविंग द EWS कोटा। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 3 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4, ब्रेक थ्रू इन बैटरी टेक्नोलॉजी विथ सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी। तो एक रिसर्च या फिर यूँ कह सकते हो कि स्टडी के बाद एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि पहले हम क्या यूज करते थे लिथियम मेटल बैटरी में, तो पॉलीमर सेपरेटर यूज करते थे। अब इसको सॉलिड स्टेट सेपरेटर से रिप्लेस करने की बात देखने को मिल रही है। बिकॉज ये जो सॉलिड स्टेट सेपरेटर से अगर रिप्लेस कर दिया जाता है तो कुछ बेनिफिट्स निकल कर आ रहे हैं, उस बेनिफिट्स को हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले वी मूव टू द सिलेबस। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो देख सकते हो आपका सिलेबस जाएगा, कहाँ जाएगा आपका सिलेबस, हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पर आपका सिलेबस जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हुआ ये कि जो वॉक्सवैगन है इन पार्टनरशिप विद क्वांटम स्केप, ये कंपनी है, बेसिकली ये एम कर रही है कि सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाए जाए बाय 2025, है ना। तो सॉलिड स्टेट बैटरीज में क्या होगा, प्रीलिम्स के लिए याद रखना आपको, सॉलिड स्टेट बैटरीज में क्या फीचर्स है। तो सॉलिड स्टेट बैटरी है वो पॉलीमर सेपरेटर को रिप्लेस करेगा, और पॉलीमर सेपरेटर आपका कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी में यूज होता है, मैंने आपको बताया। और इसको रिप्लेस करके सॉलिड स्टेट सेपरेटर इंसर्ट किया जाएगा। एंड फिलहाल जो लिथियम आयन बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। और इस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या काम होता है कि जो एनोड है, एनोड इज व्हाट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट से बनाए होते हैं, एंड जो कैथोड है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है लिथियम से बना हुआ होता है। तो दोनों को सेपरेट करने में ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरीज, अगर हम प्रेजेंट लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करता है टू कीप एनोड एंड कैथोड अपार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक तरफ एनोड है एक तरफ ये कैथोड है, तो दोनों को सेपरेट रखने का काम ये आपका ये करता है, ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एंड अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट बैटरी की, तो सॉलिड स्टेट बैटरी आपका क्या करेगा, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज करेगा, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज हो रहा है, लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी में सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा जो रोल प्ले करेगा एज ए सेपरेटर।
ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं कि अगर रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि अगर हम सॉलिड सेपरेटर लगा देते हैं लिथियम आयन बैटरी में, तो पहली बात तो ये कि जो कार्बन है या फिर सिलिकॉन एनोड है जो कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी में यूज होता है, वो आपका रिप्लेस हो जाएगा विथ लिथियम मेटल एनोड। एंड जो लिथियम मेटल एनोड है वो ज़्यादा एनर्जी डेंस होगा देन द कन्वेंशनल एनोड। यही फीचर है, समझ में आया? जो लिथियम मेटल एनोड है वो ज़्यादा एनर्जी डेंस होगा देन द कन्वेंशनल एनोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी है वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है इन द सेम वॉल्यूम। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इट कैन स्टोर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सेम वॉल्यूम। तो मेंस के लिए क्या आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एडवांटेज थोड़ा सा याद रखना है आपको। एडवांटेज ऑफ दिस SSLMB, यानी कि जो आपका सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी है, इसका एडवांटेज आपको याद रखना है। पहली बात तो हायर सेल एनर्जी डेंसिटी। तो हायर सेल एनर्जी डेंसिटी कैसे? तो कार्बन एनोड के जगह पर आपका वो जो हमने डिस्कस किया कौन सा आने वाला है, लिथियम मेटल एनोड, ठीक है। एंड दूसरा आपका लोअर जो चार्जिंग टाइम में भी कमी आएगी, ठीक है। और मोर चार्जिंग साइकिल्स हो सकेंगे इनके, इसलिए लॉन्गर लाइफ भी होगा। तो ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा है सेफ्टी भी इम्प्रूव होगी। और इंडिया का क्या एफर्ट चल रहा है बैटरी टेक्नोलॉजी में फिलहाल, तो एडवांस्ड केमिस्ट्री शेल बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग भारत प्रमोट कर रहा है। एंड ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट भी भारत लेकर आ रहा है टू बैलेंस द वेगरीज ऑफ रिन्यूएबल जनरेशन। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बेसिकली एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करने का प्लान कर रही। तो आप देख सकते हो बैटरी टेक्नोलॉजी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है आजकल, डिमांड जो है बैटरी का काफ़ी ज़्यादा राइजिंग पर है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत कुछ कदम उठाए सो दैट बैटरी सेक्टर में जो डिपेंडेंसी है पूरे विदेशों पर वो कम किया जा सके और बैटरी इफिशिएंट हो एंड अलोंग विथ सेफ्टी के साथ आए, बिकॉज सेफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न आ जाती है। तो ये जो आपका SSLMB है ये कुछ एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो आप देख सकते हो हाइयर सेल एनर्जी डेंसिटी, लोअर चार्जिंग टाइम, इम्प्रूव्ड सेफ्टी। एंड गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वो भी हमने देखा। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सेंसस फर्स्ट फेज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डाटा कलेक्शन, इसको बंद कर दिया गया है टिल सितंबर 2022। तो आप देख सकते हो कि सेंसस कंडक्ट होने वाली ही थी, शुरुआत हो चुकी थी, साथ ही साथ NPR डाटा कलेक्शन को भी एक प्रकार से हरी झंडी मिली हुई थी, लेकिन सितंबर 2022 के लिए बंद कर दिया गया है। इसका एक ही कारण है, आपको पता है कि पैंडेमिक, ठीक है। तो वैसे तो एक्सरसाइज यानी कि ये जो आपका सेंसस कंडक्ट करने की जो एक्सरसाइज है वो अप्रैल सितंबर 2020 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया था इंडेफिनाइट पीरियड के लिए बिकॉज पैंडेमिक आ गई थी, आपने देखा भी। तो सिलेबस सबसे पहले हम देखते हैं, सिलेबस में जाते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो सेंसस है इसमें आपका क्या किया जाता है, तो क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसमें एज, सेक्स, बर्थ प्लेस, मदर टंग, रिलीजन, ये सब सारी डिटेल पूछी जाती है, उसको फिलअप की जाती है। और NPR की बात करें तो याद रखना है आपको, NPR जो है डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करता है, बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट करता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जब हम बात करते हैं NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, तो ये एक रजिस्टर है जिसमें यूजुअल रेसिडेंट्स का डाटा लिया जाता है। जब हम बात करते हैं यूजुअल रेसिडेंट्स का, तो आपको ये मानकर चलना है कि इट इज नॉट ओनली द डाटा ऑफ सिटीजन बट ऑल्सो द डाटा ऑफ नॉन सिटीजन्स जो इंडिया में रह रहे हैं। तो देख सकते हो ये प्रीलिम्स के लिए अच्छा क्वेश्चन निकल कर आता है। तो यूजुअल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री की अगर हम बात करें तो क्या होता है यूजुअल रेसिडेंस,
तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं एटलीस्ट फॉर द लास्ट 6 मंथ, या फिर वो रहना चाहते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो ये दोनों, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ वो रहना चाहते हैं या फिर 6 मंथ से रह रहे हैं, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है एज ए यूजुअल रेसिडेंस। एंड ये जो आपका प्रिपेयर किया जाता है लोकल लेवल पर, यानी कि विलेज हो, वार्ड हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल लेवल, सब लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है। और ये याद रखना है अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। एनपीआर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनपीआर प्रिपेयर किया जाता है लोकल लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एज वेल एज सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। एंड जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं एनपीआर के तहत वो स्टेट्स के साथ भी शेयर किए जाते हैं, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एट द इंडिविजुअल लेवल। और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अनुसार अगर हम जाएं तो एनपीआर एक प्रकार से फर्स्ट स्टेप होगा टुवार्ड्स कंपाइलिंग नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि एनआरसी, है ना। तो बहुत सारे स्टेट ने भी इशू किया, रेज किया था इशू को कि आप एनपीआर कंडक्ट कर रहे हो, यानी कि आप जो है पूरे देश में एनआरसी कंडक्ट करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, है ना। बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अनुसार अगर हम जाए तो एनपीआर जो है वो पहला स्टेप होगा टुवार्ड्स कंपाइलेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। एंड एनआरसी की बात करें तो ये रजिस्टर होता है जिसमें सारे जो जेन्यून इंडियन सिटीजन्स हैं उनके नाम मेंशन होंगे। और अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ असम में ये रजिस्टर है, यानी कि असम में ही आपको पता है कि एनआरसी कंडक्ट की गई है और एनआरसी रजिस्टर भी है। तो फ्रेंड्स ये हमने ऑल द 5 आर्टिकल्स डिस्कस किए, होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।